नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन में हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण। पिछली क्लास में हमने एकीकरण का अर्थ और उसकी परिभाषा समझी थी। एक बार फिर से हम संक्षेप में समझते हैं कि एकीकरण क्या होता है। तो एकीकरण वर्तमान में कार्य कर रही दो कंपनियों का समापन कर वर्तमान में कार्य कर रही दो कंपनियों का समापन करके उनके स्थान पर एक नई कंपनी की स्थापना एकीकरण कहलाता है। तो वर्तमान में कार्य कर रही दो कंपनियों का समापन कर उनकी जगह एक नई कंपनी की स्थापना कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति एकीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए दो कंपनियां हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। अगर इन दोनों का समापन कर दिया जाए और इन दोनों की जगह एक नई कंपनी, मान लेते हैं कि एबी लिमिटेड की जगह कोई दूसरा नाम भी रखा जा सकता है, तो अगर इनकी जगह एक नई कंपनी एबी लिमिटेड की स्थापना कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति एकीकरण कहलाती है। तो जो पुरानी कंपनियां हैं उनका समापन हो जाता है और एक नई कंपनी अस्तित्व में आती है। तो ये एकीकरण या अमालगमेशन कहलाता है। इसी का एक दूसरा प्रारूप है संविलयन, एब्जॉर्प्शन में दो या दो से अधिक कंपनियां जो है एब्जॉर्ब की जाती है। उदाहरण के लिए दो कंपनियां हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। तो यहां पर किसी एक कंपनी का समापन नहीं किया जाता और जिस कंपनी का समापन नहीं किया जाता उस कंपनी में अन्य कंपनियां संविलित होती है, अन्य कंपनियां आकर मिल जाती हैं। अगर हम माने कि ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड तीन कंपनियां हैं, तो संविलय में इन्हीं दो कंपनियों का समापन कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि बी लिमिटेड और सी लिमिटेड का समापन कर दिया गया और ये दोनों कंपनियां जाकर ए लिमिटेड में संविलित हो जाती है, ए लिमिटेड में मिल जाती है। तो संविलय में जो वर्तमान में कार्य कर रही कंपनियां हैं उनमें से किसी एक कंपनी का समापन नहीं किया जाता, बाकी अन्य कंपनियों का समापन किया जाता है और जिस कंपनी का समापन नहीं होता उस कंपनी में अन्य कंपनियां एब्जॉर्ब हो जाती हैं, मिल जाती हैं। इसका अन्य प्रारूप है बाह्य पुनर्निर्माण, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बाह्य पुनर्निर्माण में वर्तमान में कार्य कर रही कंपनी का समापन कर दिया जाता है और उसकी जगह एक नई कंपनी का निर्माण कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए कंपनी है एबी लिमिटेड, तो एबी लिमिटेड का समापन कर दिया जाएगा और इससे ही मिलते जुलते नाम से एक नई कंपनी बना दी जाएगी। मान लेते हैं कि नई कंपनी है एबीबी लिमिटेड। तो बाह्य पुनर्निर्माण में केवल एक ही कंपनी होती है और उस कंपनी का समापन करके उसके स्थान पर एक नई कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। तो एकीकरण में जो वर्तमान में कार्य कर रही दो कंपनियां उनका समापन करके उनकी जगह एक नई कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। संविलय में एक कंपनी को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों का समापन कर दिया जाता है और जो कंपनियां समाप्त हो गई हैं वो कंपनियां जिस कंपनी का समापन नहीं हुआ है उस कंपनी में उनका संविलय कर दिया जाता है। और बाह्य पुनर्निर्माण में केवल एक ही कंपनी होती है और उस कंपनी का समापन करके उसके स्थान पर एक नई कंपनी का निर्माण कर दिया जाता है और जो नई कंपनी है वो पुरानी कंपनी से ही मिलते जुलते नाम के आधार पर उस कंपनी का नाम रखा जाता है, जिससे पुरानी कंपनी की ख्याति का लाभ प्राप्त किया जा सके। तो जब हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, तो एकीकरण, संविलय और बाह्य पुनर्निर्माण, इन तीनों को हम सम्मिलित रूप से एकीकरण कहेंगे
चलेंगे। अगर सम्मिलन होता है या बाह्य पुनर्निर्माण होता है तो भी हम इस चैप्टर के अंतर्गत उसको एकीकरण मानकर ही हम इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये जो कंपनियां हैं, जिन कंपनियों का समापन हुआ है एकीकरण के अंतर्गत, मान लीजिए कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों का समापन हो गया और इसकी जगह एक नई कंपनी का निर्माण हुआ एबी लिमिटेड। तो जो नई कंपनी है वो कंपनी क्रेता या हस्तांतरित कंपनी कहलाएगी। और जिन कंपनियों का समापन हुआ है वो कंपनियां विक्रेता या हस्तांतरक कंपनियां कहलाएंगी। और जो विक्रेता कंपनियां, जिन कंपनियों का समापन हुआ है वो अपने व्यवसाय को जो नई कंपनी अस्तित्व में आई है एकीकरण के फलस्वरूप, उस कंपनी को अपने व्यवसाय का हस्तांतरण करेगी। इसलिए ये कंपनियां विक्रेता या हस्तांतरक कंपनी कहलाती है। और जो नई कंपनी बनी है एकीकरण के परिणाम स्वरूप, वो कंपनी समापन हुई कंपनियों के व्यवसाय को खरीदेगी, इसलिए विक्रेता कंपनी या हस्तांतरित कंपनी कहलाती है। और जब जो नई कंपनी एकीकरण के फलस्वरूप बनी है वो कंपनी पुरानी समाप्त हुई कंपनियों के व्यवसाय को खरीदेगी, तो इसके बदले कुछ भुगतान करेगी विक्रेता कंपनियों को, और ऐसा भुगतान क्रय प्रतिफल कहलाता है। तो हमने बात की कि जो क्रेता कंपनी है, यानी कि जो नई कंपनी बनी है एकीकरण के फलस्वरूप, वो कंपनी समाप्त हुई कंपनियों के व्यवसाय को खरीदती है। तो जो खरीदने का जो प्रकार है वो दो प्रकार से कंपनी, नई कंपनी पुरानी कंपनी के व्यवसाय को खरीद सकती है। एक तो विलय के रूप में। तो जब विलय के रूप में विक्रेता कंपनी की संपत्ति और दायित्वों को खरीदा जाता है, तो ऐसा एकीकरण विलय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। जब विक्रेता कंपनी, यानी कि जो पुरानी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के व्यवसाय को, यानी कि उन कंपनियों की संपत्ति और दायित्वों को विलय के रूप में जब क्रेता कंपनी द्वारा खरीदा जाता है, तो ऐसा एकीकरण विलय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। और दूसरा एकीकरण होता है क्रय की प्रकृति का एकीकरण। जब नई कंपनी द्वारा एकीकरण के फलस्वरूप जो नई कंपनी बनी है, उस कंपनी के द्वारा समाप्त हुई पुरानी कंपनियों के संपत्तियों और दायित्वों को अपने हिसाब से, मनमर्जी के हिसाब से जब क्रय किया जाता है, तो ऐसा एकीकरण क्रय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। तो हम विशेषताएं देखते हैं कि विलय की प्रकृति के एकीकरण की क्या विशेषताएं होती हैं। तो विलय की प्रकृति के एकीकरण की सबसे पहली विशेषता है कि हस्तांतरक, यानी कि विक्रेता, हस्तांतरक कंपनी की सभी संपत्तियों एवं दायित्वों का पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरण होता है। विलय की प्रकृति के एकीकरण में हस्तांतरक कंपनी, यानी कि जो कंपनियां समाप्त हो चुकी हैं, उन कंपनियों की जो सभी संपत्तियां हैं और सभी दायित्व और संचय, इन सभी का हस्तांतरण पुस्तक मूल्य पर नई कंपनी को कर दिया जाता है। दूसरी विशेषता है पुरानी कंपनी, यानी कि जो कंपनियां समाप्त हो चुकी हैं, तो पुरानी कंपनी के व्यवसाय का संचालन नई कंपनी के द्वारा किया जाएगा। जिन कंपनियों का समापन हो चुका है एकीकरण के अंतर्गत, उन कंपनियों के व्यवसाय का संचालन अब नई कंपनी के द्वारा किया जाएगा विलय की प्रकृति के एकीकरण में। हस्तांतरक, यानी कि पुरानी कंपनियां, विक्रेता कंपनियां, हस्तांतरक कंपनी के कम से कम 90% अंशधारी हस्तांतरित कंपनी के अंशधारी
होंगे। और जो पुरानी कंपनियां हैं, जो विक्रेता कंपनियां हैं जिनका समापन हो चुका है, उन कंपनियों के जो अंशधारी हैं उनमें से कम 90% अंशधारी अब नई कंपनी यानी कि हस्तांतरित कंपनी के अंशधारी होंगे। और जो हस्तांतरित कंपनी है यानी कि जो नई कंपनी है, हस्तांतरित कंपनी के द्वारा हस्तांतरक कंपनी के अंशधारियों को नए अंश निर्मित किए जाएंगे। और जो पुरानी कंपनियां हैं, हस्तांतरक कंपनियां हैं, उनके अंशधारियों को अब एकीकरण के बाद हस्तांतरित कंपनी यानी कि जो नई कंपनी है उसके द्वारा नए अंश निर्मित किए जाएंगे। तो विलय की प्रकृति की कुछ शर्तें हैं। विलय की प्रकृति के एकीकरण में हस्तांतरक कंपनी यानी कि जो कंपनी समापन में गई है उन कंपनियों की सभी संपत्तियां और दायित्व संचय सभी पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरित कर दिए जाते हैं नई कंपनी को। पुरानी कंपनी का व्यवसाय अब नई कंपनी द्वारा चलाया जाता है। पुरानी कंपनी के कम से कम 90% अंशधारी अब नई कंपनी के अंशधारी बन जाते हैं और नई कंपनी द्वारा पुरानी कंपनी के अंशधारियों को अपने नए अंशों का निर्गमन किया जाता है। और इन शर्तों में से अगर कोई सी भी शर्त पूरी नहीं की जाती तो फिर ऐसा एकीकरण क्रय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। तो नई कंपनी जब पुरानी कंपनी के व्यवसाय को खरीदती है यानी कि संपत्तियों और दायित्वों को खरीदती है तो विक्रेता कंपनी द्वारा कुछ भुगतान किया जाता है और ऐसा भुगतान क्रय प्रतिफल कहलाता है। तो क्रय प्रतिफल परचेज कंसिडरेशन जब नई कंपनी के द्वारा पुरानी कंपनी के अंशधारियों को किसी भी प्रकार का भुगतान किया जाता है, वो भुगतान चाहे नकद में किया जाए, अंशों में किया जाए, ऋण पत्रों में या फिर अन्य किसी प्रतिभूतियों के रूप में किया जाए या संपत्तियों के रूप में ऐसा कोई भुगतान किया जाए पुरानी कंपनी के अंशधारियों को, तो ऐसा भुगतान क्रय प्रतिफल कहलाता है। तो विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना किस प्रकार से की जाती है और क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना किस प्रकार से की जाएगी, इन दोनों की चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। तो क्रय प्रतिफल यानी कि परचेज कंसिडरेशन पहले हम बात करेंगे विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना किस प्रकार से की जाती है। जब नई कंपनी के द्वारा पुरानी कंपनी के व्यवसाय को खरीदा जाता है, पुरानी कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदा जाता है, तो ऐसी स्थिति में नई कंपनी के द्वारा पुरानी कंपनी के अंशधारियों को जो भुगतान किया जाता है वो भुगतान क्रय प्रतिफल कहलाता है। तो विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना किस प्रकार से की जाएगी, तो इसके लिए विलय की प्रकृति में सभी संपत्तियां नई कंपनी की संपत्तियां बन जाती हैं। सभी पुरानी कंपनी की सभी संपत्तियां नई कंपनी को हस्तांतरित कर दी जाती हैं। इसलिए यहां पर सभी संपत्तियों का पुस्तक मूल्य लिया जाएगा क्रय प्रतिफल की गणना के लिए। सभी संपत्तियों का पुस्तक मूल्य लिया जाएगा और इसमें से सभी दायित्वों एवं संचयों का पुस्तक मूल्य घटा दिया जाएगा। विलय की प्रकृति के एकीकरण में पुरानी कंपनी की सभी संपत्तियों और दायित्वों को नई कंपनी में पुस्तक मूल्य पर नई कंपनी को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसलिए क्रय प्रतिफल की गणना के लिए सभी संपत्तियों का पुस्तक मूल्य लिया जाएगा। सभी संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों के योग में से सभी दायित्वों और संचयों के पुस्तक मूल्यों का योग घटा दिया जाएगा और जो राशि बचती है वह राशि क्रय प्रतिफल कहलाती है।
अब बात करेंगे क्रय की प्रकृति के एकीकरण में। जब क्रय की प्रकृति का एकीकरण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्रय प्रतिफल के भुगतान की कुछ विधियां हैं। क्रय प्रतिफल यानी कि परचेज कंसीडरेशन, क्रय प्रतिफल की गणना, तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना करने के लिए कुछ विधियां हैं, जिनमें से पहली विधि है एकमुष्ट विधि। एकमुष्ट विधि यानी कि लंप सम मेथड। ऐसी विधि में एकीकरण के समय ही क्रय प्रतिफल निर्धारित कर लिया जाता है। क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की राशि पहले से ही निर्धारित कर ली जाती है। तो मान लेते हैं कि एकीकरण के अंतर्गत क्रय प्रतिफल की राशि 50 लाख रुपए निर्धारित की गई है। तो जो राशि निर्धारित की गई है एकीकरण के समय, वह राशि ही क्रय प्रतिफल मानी जाएगी। और ऐसा भुगतान एकमुष्ट भुगतान, क्रय प्रतिफल का एकमुष्ट भुगतान किया जा रहा है, इसलिए इसको एकमुष्ट विधि कहते हैं। अगर एकमुष्ट विधि के अंतर्गत यानी कि एकीकरण के समय अगर क्रय प्रतिफल पहले से निर्धारित कर लिया जाए और उसका भुगतान अगर अंशों में करना हो, अंशों के निर्गमन द्वारा करना हो, तब हम अंशों का मूल्य कौन सा लेंगे। मान लेते हैं कि 10 रुपए अंकित मूल्य वाले 2 लाख अंशों का निर्गमन मूल्य 20 रुपए है, जिनका बाजार मूल्य 50 रुपए है। अगर एकमुष्ट विधि के अंतर्गत क्रय प्रतिफल अंशों का निर्गमन करके किया जाए और इस प्रकार क्वेश्चन में इस प्रकार की स्थिति दी जाए कि 10 रुपए अंकित मूल्य वाले 2 लाख अंशों के निर्गमन, जिनका निर्गमन द्वारा क्रय प्रतिफल का भुगतान करना है, जिनका निर्गमन मूल्य 20 रुपए है और बाजार मूल्य 50 रुपए है। तो सबसे पहले हम क्रय प्रतिफल ज्ञात करने के लिए निर्गमन मूल्य को, जो इश्यू प्राइस है, उसको हम कंसीडर करते हैं, उसको हम क्रय प्रतिफल की गणना में मानते हैं। तो अगर निर्गमन मूल्य दिया गया हो अंशों का, तो निर्गमन मूल्य के आधार पर ही हम क्रय प्रतिफल की गणना करेंगे। तो ऐसी स्थिति में 2 लाख अंश है जिनका निर्गमन मूल्य है 20 रुपए प्रति अंश, तो 2 लाख को 20 से गुणा करके हम क्रय प्रतिफल की गणना करेंगे। तो 2 लाख को अगर 20 रुपए से गुणा किया जाए तो राशि आती है 40 लाख रुपए। तो क्रय प्रतिफल माना जाएगा 40 लाख रुपए। अगर क्वेश्चन में निर्गमन मूल्य नहीं दिया गया और ऐसा लिखा हो कि 10 रुपए अंकित मूल्य वाले 2 लाख अंशों का निर्गमन किया जाएगा, जिनका बाजार मूल्य 50 रुपए है, तो निर्गमन मूल्य अगर नहीं दिया गया हो तो फिर हम बाजार मूल्य के आधार पर क्रय प्रतिफल की गणना करते हैं। तो एकमुष्ट विधि के अंतर्गत अगर अंशों का बाजार मूल्य दिया गया हो, निर्गमन मूल्य नहीं दिया गया हो, तो बाजार मूल्य के आधार पर क्रय प्रतिफल की गणना की जाती है। और बाजार मूल्य 50 रुपए प्रति अंश है, तो 2 लाख को 50 से गुणा करने पर राशि आती है 1 करोड़ रुपए। तो जो बाजार मूल्य के आधार पर क्रय प्रतिफल होगा 1 करोड़ रुपए। और अगर क्वेश्चन में बाजार मूल्य भी नहीं दिया गया हो, केवल अंकित मूल्य दिया गया हो, तो फिर हम अंकित मूल्य के आधार पर क्रय प्रतिफल की गणना करते हैं। और अंकित मूल्य के आधार पर क्रय प्रतिफल होगा 20 लाख रुपए। तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में जो क्रय प्रतिफल की गणना करने की पहली विधि है वो है एकमुष्ट विधि। एकमुष्ट विधि के अंतर्गत क्रय प्रतिफल की राशि एकीकरण के समय ही पहले से निर्धारित कर ली जाती है। दूसरी विधि है शुद्ध संपत्ति विधि, नेट एसेट्स मेथड। शुद्ध संपत्ति विधि में नेट एसेट्स यानी कि शुद्ध संपत्तियों के आधार पर क्रय प्रतिफल की गणना की जाती है। क्रय की प्रकृति के एकीकरण में जो क्रेता कंपनी है वो अपने हिसाब से अपने मनचाहे ढंग से संपत्तियों और दायित्वों का क्रय करती है। सभी संपत्तियों और दायित्वों का क्रय करना यहाँ पर अनिवार्य नहीं होता। तो शुद्ध संपत्ति विधि में क्रय प्रतिफल की गणना के लिए हम जो संपत्तियां ली गई हैं, जो संपत्तियां क्रय
या तय मूल्य। लेकिन जो भी संपत्तियां क्रय की गई है उनका या तो वर्तमान मूल्य लेंगे या फिर एकीकरण के अंतर्गत जो तय मूल्य है, जो मूल्य निर्धारित हुआ है, वो मूल्य लिया जाएगा और उन सब का योग कर लिया जाएगा और इसमें से हटा देंगे क्रय किए गए दायित्व का तय मूल्य और एकीकरण के अंतर्गत जो दायित्व क्रेता कंपनी द्वारा लिए गए हैं, क्रय किए गए हैं, उन दायित्वों का जो निर्धारित मूल्य है वह मूल्य संपत्तियों के निर्धारित मूल्य में से घटा दिया जाएगा और जो राशि बचती है वह राशि क्रय प्रतिफल कहलाती है। तो शुद्ध संपत्ति विधि में संपत्तियों का वर्तमान मूल्य या फिर निर्धारित मूल्य लिया जाता है और दायित्वों का भी निर्धारित मूल्य लिया जाता है, बल्कि विलय की प्रकृति के एकीकरण में जब क्रय प्रतिफल की गणना की जाती है तो संपत्तियों और दायित्वों का पुस्तक मूल्य लिया जाता है, जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में जो निर्धारित मूल्य है वो लिया जाता है। निर्धारित मूल्य के आधार पर क्रय प्रतिफल की गणना की जाती है। तीसरी विधि है क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना करने की तीसरी विधि है शुद्ध भुगतान विधि। शुद्ध भुगतान विधि, नेट पेमेंट मेथड। शुद्ध भुगतान विधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो क्रेता कंपनी है, क्रेता कंपनी ने विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को जो भी भुगतान किए, ऐसा भुगतान नगद में किया जा सकता है, संपत्तियों के रूप में किया जा सकता है, ऋण पत्रों के रूप में या अंशों के रूप में या फिर अन्य किसी प्रतिभूतियों के रूप में किया जा सकता है। तो क्रेता कंपनी ने विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को जो भी भुगतान किए हैं उन सभी भुगतानों का योग कर लिया जाता है और भुगतानों का योग ही क्रय प्रतिफल माना जाता है। और चौथी और अंतिम विधि है अंशों का आंतरिक मूल्य विधि। इस विधि के अंतर्गत प्रति अंश मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, अंश का जो आंतरिक मूल्य है वो ज्ञात कर लिया जाता है और अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वैल्यू पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर होगा नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो प्रति अंश आंतरिक मूल्य ज्ञात करने के लिए जो समतांशधारी है, समतांशधारियों के लिए जो शुद्ध संपत्तियां हैं उसमें समतांशों की संख्या का भाग लगाकर प्रति अंश आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो जो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसको ज्ञात करने के लिए नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स जब अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जाता है तो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स की गणना इस प्रकार से की जाती है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट सभी संपत्तियों के मूल्य में से जब बाह्य दायित्वों को घटा दिया जाता है तो जो राशि आती है वो राशि नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स समतांशधारियों के लिए शुद्ध संपत्तियों की राशि प्राप्त होती है। तो टोटल एसेट्स में जब हम टोटल एसेट्स की राशि लेते हैं, कुल संपत्तियां ज्ञात करते हैं, तो कुल संपत्तियों में एक तो कृत्रिम संपत्तियां शामिल नहीं की जाती और दूसरा गैर व्यापारिक विनियोग भी शामिल नहीं किए जाते। जब हम टोटल एसेट्स यानी संपत्तियों का कुल मूल्य लेते हैं, कुल संपत्तियां लेते हैं, तो इनमें कृत्रिम संपत्तियां और गैर व्यापारिक विनियोग शामिल नहीं करते
और जो बाकी सभी संपत्तियां हैं उनका योग कर लिया जाता है और उसमें से बाह्य दायित्व घटा दिया जाता है। और बाह्य दायित्व में ऋण पत्र और अधिमान अंश भी शामिल किए जाते हैं। तो टोटल एसेट्स ज्ञात करने के लिए कृत्रिम संपत्तियां और गैर व्यापारिक विनियोग शामिल नहीं किए जाते, जबकि आउटसाइड लायबिलिटीज में ऋण पत्र और अधिमान अंश यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स शामिल किए जाते हैं। तो टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज घटा दी जाती है और जो राशि प्राप्त होती है वो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होती है। और नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में समता अंशों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का भाग लगाकर प्रति अंश आंतरिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है और प्रति अंश आंतरिक मूल्य के आधार पर ही क्रय प्रतिफल चुकाया जाता है विक्रेता कंपनी को। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।